हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राज शर्मा और स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू के इस यूपी पीसीएस के चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर मंथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स आप सबके सामने लेके आता हूं और आज भी लेके आया हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है। मैं बात करूंगा आज मई मंथ में क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस हुए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी समय को गवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ सिकल सेल एनीमिया के एक नई जीन थेरेपी के बारे में, जो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है और इसका हमने नाम रखा है बिरसा 101। ये जो बिरसा 101 है ये बेसिकली जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है और ये सिकल सेल एनीमिया के लिए जो भारत की जो स्वदेशी जीन थेरेपी है वो एक क्रिस्पर Cas9 बोल सकते हो, क्रिस्पर जीन थेरेपी है जो भारत की खुद की है। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो इस टाइप का होता है, बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव होता है। लेकिन कई बार ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जीन में उत्परिवर्तन के कारण और ये एक हस्या के आकार का हो जाता है, सिकल के आकार का हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल कहते हैं। सिकल यानी कि हस्या के आकार का, सिकल के आकार। ओके, अब होगा क्या कि मान लीजिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज बोल दो, अगर ये बहुत महीन हुई, इसमें से केवल एक नॉर्मल आरबीसी इजीली पास हो सकती है। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ तो होगा क्या? यहां पे ये ब्लॉक बना देगी और ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है, आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है और जिनको भी सिकल सेल की प्रॉब्लम होती है उनमें ये कॉमन होती है। सो अब जो भारत है उन्होंने इसको सही करने के लिए जो है पहली जो है वो एक जीन थेरेपी बना ली है जिसका नाम क्या है? बिरसा 101। अब ये बेसिकली CSIR और IGIB के सहयोग से इसे किया जाएगा और बच्चों इसमें जो वित्तीय सहायता मिल रही है वो है 3.75 करोड़ रुपए की। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भारत की अब खुद की जीन थेरेपी आ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 79 विश्व स्वास्थ्य सभा। देखो अभी हम स्टॉक की बात कर रहे थे। स्टॉक में होता क्या है कि जब मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाए, वो किसी की वजह से भी हो सकता है सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकती है, हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गई उसकी वजह से हो सकता है कि मस्तिष्क में कभी चोट लगे तो भी हो सकती है। अब होगा क्या कि अगर जो ब्रेन है हमारी, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, अगर उसमें इस तरीके से ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है वो मस्तिष्क के अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाता और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इलाज मिल जाए तो हो सकता है कि वो व्यक्ति विकलांगता की तरफ चल जाए या कोई पार्ट या कोई अंग काम ना करे या फिर हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ध्यान रखिएगा, तत्काल उपचार नहीं मिलने पर यह मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो अब हुआ क्या कि स्ट्रोक पर जो है पहला ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया, जिसके अंतर्गत रोकथाम, तत्काल देखभाल और पुनर्वास के लिए मजबूत राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया जाएगा और ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक नया दृष्टिकोण भी बोल सकते हो। इसमें इन्होंने क्या किया? GAP और AMR 2026-2036 को अपनाया है और इसके अंतर्गत आप बोल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। तो बहुत जरूरी है स्ट्रोक जैसी समस्या, क्योंकि भारत में आजकल ये स्ट्रोक बहुत कॉमन होता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 2002XV93। अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या बोलोगे कि एक नए ग्रह के चारों तरफ एक पतली सी वायुमंडल की खोज हुई है बच्चों। इसका नाम क्या है? 2002XV93। सौर मंडल की गहराई में एक नया रहस्य बोल सकते हो। खगोल जो विद है उन्होंने नेपच्यून ग्रह से परे स्थित एक बर्फीले पिंड, ये एक बर्फीला पिंड है, इसका नाम है 202XV93। ये कहाँ से दूर है भाई? नेपच्यून जो ग्रह है वहां से दूर है। इसके चारों तरफ एक पतली सी दिखाई दे रही है, एक पतली सी ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक वायुमंडल है बच्चे। ये जो है अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक पतली सी वायुमंडल
है ना, उसकी खोज करी है। और प्लूटो के बाद यह इतनी दूरी पर वायुमंडल रखने वाला दूसरा ज्ञात पिंड बन गया है जो कि सौर मंडल के शुरुआती इतिहास को समझने में मदद कर सकता है। तो यानी एक ऐसा ग्रह जो किससे मिलकर बना है भैया, बर्फीला पिंड का बना है, उसके चारों तरफ एक वायुमंडल खोजी गई है। और ये जो है वो 247 वर्षों की एक लंबी कक्षा, यानी कि इसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर पूरा लगाने में लगभग 247 वर्ष लगते हैं। अगर आकार की बात करें तो प्लूटो से काफी छोटा है, इसका व्यास जो है वो 500 किलोमीटर तक इसका व्यास है। ठीक है, ये नेपच्यून के परे काइपर बेल्ट में स्थित, कहां पर, काइपर बेल्ट में स्थित सौरमंडल के बाहर के अवशेष है। अब तुम सोचो कि वायुमंडल केवल हमारे पृथ्वी पर नहीं है, अभी हमने शुक्र की बात करी, शुक्र ग्रह पर भी जो वायुमंडल की बात कही गई है कि जो शुक्र ग्रह के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर जो है वो काफी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मानी गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लामार्जी क्या, लोमार्जी क्या भैया, नाम भी लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, लोमार्जी। ये बेसिकली क्या है, अल्जाइमर के इलाज में भारत का एक नया कदम है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अल्जाइमर डिजीज की बात करें, ये भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति अपना नाम पता सब भूल जाता है, परमानेंट भूल जाता है। तो भारत ने क्या किया है, भारत की जो पहली एक इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भारत की पहली डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी है, जिसका नाम क्या है, डोनानेबिप। ये बेसिकली एक ऐसी ट्रीटमेंट बोल सकते हो जो क्या करता है, जैसे अल्जाइमर बेसिकली होता क्या है, अब मस्तिष्क में क्या होता है, प्रोटीन जैसा चिपचिपा पदार्थ जम जाता है जो कि सेल्स को नुकसान करता है। तो मस्तिष्क में जमा होने वाले चिपचिपे प्रोटीन प्लाक को हटाकर तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान होने से कवर करती है, नुकसान नहीं होने देती। तो ये एक मेडिसिन है बेसिकली, कौन सी, एक थेरेपी है, डोनानेबिप। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर है तो हम हर सप्ताह में एक बार क्या करते हैं, इंट्रावीनस इस मेडिसिन को डालते हैं और 18 महीने का ये पूरा का पूरा उपचार का एक चक्र होगा। और लगभग जो है 35% इस बीमारी में जो है वो कमी आई है, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, और हो सकता है कि अल्जाइमर जैसी कंडीशन में, अच्छा क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है इसके उपयोग से मस्तिष्क में सूजन या रक्तस्राव जैसी समस्या हो सकती है। देखो कोई भी मेडिसिन के अगर बेनिफिट्स हैं तो बच्चे उसके तो डिसएडवांटेज तो होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पहला एक क्या हो गया, भारत की पहली अल्जाइमर डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी आई है, इसका नाम क्या है, लोमार्जी। क्या है, लोमार्जी। कार्यतंत्र, लाभ और प्रक्रिया का विवरण मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं इबोला, एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी। अब इबोला की बात करें तो मुझे सबसे खतरनाक वायरस अगर लगता है तो वह है इबोला। क्यों, अगर कोई भी व्यक्ति जो इबोला से संक्रमित है, उसका अगर ब्लड, इसका बॉडी का फ्लूइड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो आप 100% ऐसा हो कि आप उससे संक्रमित हो जाओगे। तो इबोला को लेकर के हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी थेरेपीज भी की हैं, बहुत सारी वैक्सीन भी आई हैं, लेकिन इस बार एक नया खतरा फिर से आ चुका है। तो सबसे पहली बात तो इबोला के बारे में समझेंगे कि इबोला क्या है, कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। और यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जंगली जानवरों जैसे कि फल खाने वाले चमगादड़ से फैलता है। और सीधा संपर्क जो है इसका संक्रमण का प्रमुख कारण है। संक्रमित रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या फिर दूषित सामग्री के संपर्क में आने से बचना होगा इसे। और बुखार और शरीर में रक्तस्राव इसके प्रमुख लक्षण है। अगर ये आपकी बॉडी में आ गया बच्चों तो बहुत तेज बुखार होगी, और दूसरा क्या होगा, आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो थकान, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द के साथ गंभीर मामलों में शरीर के अंदर या फिर बाहर खून बह सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो अभी नया स्ट्रेंट आया है जिसका नाम है बूंदी बुगियो स्ट्रेंट, बूंदी बुगियो स्ट्रेंट, ये एक नया वायरस का स्ट्रेंट है, एक नया उत्परिवर्तन वायरस आप बोल सकते हो। इसके पहले एक और था जिसका नाम था जायर स्ट्रेंट के लिए टीका मौजूद था, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई टीका मौजूद नहीं है। और हाल ही में ये जो बूंदी बुगियो है ना, उसका संक्रमण लोगों में देखा गया है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हंता वायरस
समुद्री जहाजों पर संक्रमण और बचाव। हंता वायरस अभी बहुत ज़्यादा वायरल था, मैंने इस पे कुछ वीडियोस भी बनाई थी। बेसिकली हंता वायरस चूहों से फैलता है, तो अगर आपके घर में चूहे हैं या फिर आपके गोदाम में चूहे हैं तो आपको उससे बचकर रहना पड़ेगा। तो आइए वायरस को समझते हैं सबसे पहले कि ये जो हंता वायरस है वो हंता वायरस फैलता कैसे है। जो हंता वायरस है वो हंता वायरस फैलता कैसे है। तो संक्रमण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वायरस जो है वो चूहे के मल, मूत्र और लार के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। अगर हंता वायरस आपकी बॉडी में आ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी ये कि बुखार, मांसपेशियों में दर्द, थकान और सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है, हो सकता है। अच्छा, इसका प्रभावित अंग कौन है, इसका प्रभावित अंग है फेफड़ा और किडनी। किडनी और फेफड़ा खराब हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है अगर आपकी बॉडी में हंता वायरस आ जाए। और कहते हैं ना कि अगर कोई चूहा काट ले तो बच्चों उसकी जो वैक्सीन है वो लेनी बहुत ज़रूरी है। इसकी वैक्सीन हंता वायरस की तो नहीं आती लेकिन रेबीज की वैक्सीन जरूर आती है। तो भाई अब इसके रोकथाम की बात करते हो क्या है भाई, आप चूहों पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक है, कचरा प्रबंधन जो है प्रॉपर तरीके से रखेंगे। उपचार की स्थिति की बात करें तो भैया हंता वायरस का कोई भी उपचार संपर्क में नहीं है। क्या कर सकते हैं, सिस्टम के आधार पर आपकी बॉडी में जो सिम्टम है, आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेहत मिशन। सेहत मिशन कृषि और पोषण के जरिए बेहतर विकल्प। अब बेसिकली क्या है, देखो मेडिसिन आज के समय हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मेडिसिन भी है, सिंथेटिक मेडिसिन भी है, लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि जो हमारा जो भोजन है, फूड है, हम उसके माध्यम से शरीर को सही करें। और ये अच्छी बात भी है कि अगर हम दवाइयों के रूप में भोजन का उपयोग करें तो कितना अच्छा है, क्योंकि भोजन में भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, ये सारे की सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात क्या है, सेहत का पूरा नाम सुनेंगे क्या है। सेहत का पूरा नाम जो है वो क्या है, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे कौन कर रही है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कर रही है बच्चों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये दोनों के दोनों आपस में मिल करके लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक परियोजना लेके आई हैं। तो इसमें क्या है सर, मुख्य लक्ष्य क्या है कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इस मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ओर बढ़ाव, यानी कि ये मिशन केवल इलाज के बजाय बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। ध्यान दीजिएगा कि भोजन ही औषधि का विचार है, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ आहार के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा। अब देखो बीमारी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सी बीमारी है भैया, एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं अर्जित बीमारी। अर्जित बीमारी एक होती है जन्मजात, तो जन्मजात पे तो कोई कंट्रोल हो नहीं सकता। अब ये अर्जित भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है जिसको आप बोल सकते हो कम्युनिकेबल, और एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है वो बहुत ज़्यादा भोजन करने से या कम भोजन करने से हो सकता है, अति पोषण या अल्प पोषण से हो सकता है। तो 90% बीमारी तो यही होती है। अब भाई हार्ट डिजीज़ की बात कर लो, क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर लो, आप बोलो बीपी की बात कर लो, आप क्या बात कर लो, आप बात कर लो आपका जा करके आप बात कर लो किसकी, शुगर की बात कर लो। ये सारे की सारी बीमारी कौन सी है, अल्प है भैया। कौन सी है, अल्प और अति पोषण से हो सकती है। कम्युनिकेबल बीमारी जो होती है वो होती है वायरस से, प्रोटोजोआ से, हो सकता है बैक्टीरिया से भी हो जाए, तो इसका भी कंट्रोल है। क्लियर है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। केरल, भारत का पहला समर्पित एआई कैबिनेट पोर्टफोलियो। समझेगा मेरी बात को, आप देखो हर जगह पर एआई आ गई है। आज के सेगमेंट की मैं बात करूं तो एआई जो है हर जगह पे है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का पहला समर्पित एआई मंत्रालय, भारत का पहला समर्पित एआई जो मंत्रालय है, केरल एआई के लिए कैबिनेट स्तर का पोर्टफोलियो बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। आप बताओ यार कि कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में भी एआई आ गई है। एआई अब हर जगह पे है। ध्यान रखिएगा कि अब आपके पेपर में एआई की बात करें तो एआई, जब भी आप कभी एआई का नाम सुने, किसी भी मंत्रालय में सुने, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब इस भारत का जो सबसे पहला समर्पित एआई जो कैबिनेट है, ठीक है, उसमें अनुभवी नेतृत्व कौन है भैया, इसके नेता है पीके कुन्हालीकुट्टी। पीके कुन्हालीकुट्टी को इस महत्वपूर्ण मंत्रालय का प्रभाव सौंपा गया है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर एआई आ गया तो आप बोल सकते हो कि मनुष्यों से ज़्यादा काम करेगा, मानते हो उससे? तो अब अगर इसका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, जो वैश्विक निवेश है, स्टार्टअप है, विशेष प्रतिभाओं को आकर्षित करने का इसका एक लक्ष्य रखा गया है। और सेवाएं कौन कौन सी है इसमें? शासन है, शिक्षा है, प्रशासनिक कार्यों में एआई का एकीकरण करना है। और आप बोल सकते हो कि ये जो केरल एआई मिशन है, जो केरल एआई मिशन है, वो नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। सो तुम समझो मेरी बात को, केरल जो है वो, केरल में वैसे ही बहुत सारे, साउथ की बात करें तो साउथ में अगर आप जाओगे तो वैसे ही बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारी चीज़ें, नई इन्वेंशन हो रही है। तो यहाँ पर ये जो बात का पहला समर्पित एआई है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तो बढ़ते हैं। डिजिटल धर्म, गाबी रोबोट की बौद्ध दीक्षा। अब इंसान जो है, इंसान, मुझे लग रहा है कि अब इंसान जो है वो अध्यात्म की ओर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि रोबोट्स को, एआई को क्या कर रहे हैं, अध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो एक नई ऐतिहासिक जो है वो शुरुआत की गई है सियोल में। कहाँ पर, ध्यान रखिएगा बच्चों, सियोल में पहली रोबोटिक दीक्षा। क्या चीज है? पहली रोबोटिक दीक्षा। गाबी नामक रोबोट ने सियोल के मंदिर में आधिकारिक बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है। और ये किसकी वजह से भैया? इस समारोह का आयोजन था जोगे ऑर्डर। क्या था? जोगे ऑर्डर तकनीक द्वारा धर्म को तकनीक से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब देखो अच्छी बात भी है, हम एआई का उपयोग बेनिफिट के लिए तो करते ही करते हैं, कुछ लोग साइबर अपराध के लिए भी करते हैं। तो इस जो डिजिटल हम गाबी रोबोट की बात करें तो बेसिकली शांति के लिए एआई का मार्गदर्शन, कि भाई बौद्ध नेताओं का मानना है कि एआई लोगों को आत्मज्ञान की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है। और ये ऐसा क्यों किया? गिरते रुझान का आधुनिक समाधान बोल सकते हो, कि अब बौद्ध धर्म की बात करें, जो बहुत सारे अनुयायी थे, है ना, उनकी घटती संख्या को देखते हुए बौद्ध धर्म ने अब आधुनिक तकनीक को अपनाया। तो यानी कि हमने क्या कर लिया, एक रोबोट को भी आध्यात्मिक बना दिया। वैसे तुम सोचो कि अगर रोबोट हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कुछ बातें करे, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ लोग बड़े बड़े साधु और सन्यासी की बात नहीं मानते और आप इस रोबोट की बात मानोगे? जो भी है, कहने का मतलब है तकनीक है तो उसका उपयोग कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब है डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सीबीआई का एआई कवच। भाई साहब, हर जगह देखा जाए, हर जगह देखोगे तो कहाँ पे क्या आ रहा है? एआई एआई एआई। मुझे ऐसा लगता है कि दिन में 4 बार तो आप एआई सुनते ही होगे, और जरूरी भी है, एआई जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि एआई का उपयोग हम मानव की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अब ये क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब भारत की एक समस्या है डिजिटल अरेस्ट और फर्जी नोटिस का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि किसी को, एक टीचर है यूपी की, और उसको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और बेचारी की तबीयत इतनी घबरा गई कि उनको हार्ट अटैक आ गया। डिजिटल अरेस्ट में बहुत लोगों ने अपने लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है वो ठगों को दे दी। हालांकि अगर कानून की बात करें तो कानून में ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल और केवल क्या है? धोखाधड़ी है। डीप फेक और एआई का गलत इस्तेमाल करके जालसाज क्या करते हैं? लोगों को डराने और ठगने के लिए नकली नोटिस और बनावटी कंटेंट का उपयोग करते हैं। हालांकि अब तो चलो बहुत फेमस हो गया है, लेकिन फिर भी गांव में बहुत लोगों को अब इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। देखो, कोई भी अगर आपको कॉल करके बोलता है कि आपने ये गलत काम किया है, और सच में अगर आपने किया है, तब तो आपको डरने की जरूरत है। लेकिन फिर भी आप डरने की तब भी जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने गलत काम किया है, बहुत सटीकता के साथ काम किया है, एक हाथ से काम किया, दूसरे हाथ को पता नहीं हो। समझना मेरी बात को, ठीक है। तब भी कोई बोले कि आपने गलत काम किया है, तो भी उसे प्रूफ मांगो, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है। और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है और आपसे बार बार कोई फ़ोन करके या कोई बोलता है कि आपको मैं जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, तो बस उसके ऊपर तो तुम एक्शन ले लो, ठीक है। खैर चलिए, तो अभय बोट क्या है? ये क्या है? बेसिकली अभय एक प्रकार का हेल्प बोट है। समझो मेरी बात को, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्या है? एक हेल्प बोट है जो सीबीआई की नोटिसों की वास्तविकता प्रमाणित करने में मदद करता है। आपके पास नोटिस आया, आप इस ऐप के जरिए उसमें डालो, अगर वो नोटिस सही होगा तो बता देगा, और
अगर गलत होगा तो भी वो बता देगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच नागरिक इस सुविधा का लाभ सीधे सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उठा सकते हैं और नोटिस का सत्यापन कर सकते हैं। किसी भी संदिग्ध नोटिस के मिलने पर उसे अभय के जरिए तुरंत जांचें। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कभी भी इस प्रकार की चीज़ें, ये रील या अगर ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि अगर आपके पास अगर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी या कोई आपके पास नोटिस आता है, कहीं से भी नोटिस आता है, आपको कहाँ जाना है, अभय पे जाना है। अभय पे चेक करना है कि नोटिस सही है या नहीं है, ये आपको बता देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं पाथफाइंडर, भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा एआई। भारत का पहला ऑर्बिटल एआई डेटा सेंटर बोल सकते हो। हमने क्या किया, देखो अभी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सैटेलाइट्स का काम होता है कि वो सिग्नल्स को पृथ्वी पर भेजते हैं, पृथ्वी पर उस सिग्नल को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या है सर जी, भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर है। अब डेटा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। ये कौन कर रहा है भैया, पिक्सेल कौन सा, पिक्सेल और सर्वम एआई के द्वारा। सर्वम एआई मैंने पिछले क्लास में बताया है, जाके देख लेना। पिक्सेल और सर्वम एआई के द्वारा विकसित है, जो 2026 के अंत तक लॉन्च होगा, यानी कि अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अंतरिक्ष में इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग बोल सकते हो। जो रॉ डेटा होता है पृथ्वी को भेजने के बजाय अब सीधा क्या होगा, अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण हो जाएगा। और बच्चों ये टोटल उपग्रह कितना है, ये 200 किलोग्राम का उपग्रह है, कॉम्पैक्ट सैटेलाइट है, जो अंतरिक्ष से ही रियल टाइम इंसाइट प्रदान करने में सक्षम होगा। और इसमें क्या यूज किया गया भाई, डेटा सेंटर ग्रेड जीपीयू का उपयोग किया गया, यानी कि जो एडवांस एआई प्रोसेसिंग के लिए इसमें हमने एक ऐसा हार्डवेयर यूज किया है जो कि काफी एडवांस है। ऑनबोर्ड एआई ट्रेनिंग इंटरफेस, बिना किसी ग्राउंड स्टेशन की मदद के रियल टाइम में डेटा से निर्णय लेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई का यूज किया गया है। उच्च रिजोल्यूशन सेंटर और एआई सेंटर बोल रहा, माफ कीजिएगा, उच्च रिजोल्यूशन सेंसर और एआई का संयोजन जो है इसमें ये सटीक जानकारी प्रदान करने में किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का सबसे पहला क्या है, ये स्पेस टेक यूनिकॉर्न है। अब देखो कई बार मैंने बताया है आपको कि जो इसरो के अलावा भी जो महत्वपूर्ण प्राइवेट्स जो मिशंस है बच्चे, ठीक है, जो हमारे भारत में जो जैसे स्काई रूट हो गया आपका, जाकर के ध्रुव हो गया, अग्नि तो अग्निबाण हो गया, अग्नि कॉस्मोस जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, वो हो गया। आप इन सबको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। ये स्काई रूट क्या है, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है। अब वित्तीय विकास और निवेश की बात करें तो इसका 1.1 बिलियन का मूल्यांकन हो चुका है। 2023 में अगर बात करें इसकी जो वेल्थ थी वो कितनी थी, 519 मिलियन से बढ़ करके अब स्काई रूट का मूल्य कितना हो गया, मूल्यांकन या इसको आप बोल सकते हैं मूल्य 1.1 बिलियन हो गया। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर है? 60 मिलियन की बड़ी फंडिंग हुई है। जीआईसी और ब्लैक रॉक और अन्य प्रमुख निवेशक मिलकर के, है ना, कितने 570 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। और ये जरूरी भी है क्योंकि स्काई रूट ने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा कि विक्रम एस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया था। ये स्काई रूट क्या करती है, स्काई रूट क्या करती है कि अगर आपको अपने उपग्रह को, जो कि छोटा उपग्रह हो, वजन ज़्यादा ना हो, अगर उसको अंतरिक्ष में भेजना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ये आपको कम दाम में और जल्दी आपके उपग्रह को, आपके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। ठीक है, और अभी क्या कर रही है ये विक्रम एस के बाद एक नई लॉन्चिंग व्हीकल आई है इनकी, जिसका नाम है विक्रम 1, और विक्रम 1 लॉन्च होगा अभी। निजी कक्षीय प्रक्षेपण यान है। उपग्रहों के तेजी से और कम लागत वाले प्रक्षेपण के लिए विशेष रूप से इसे डिजाइन किया गया। क्लियर है? निजी क्षेत्र का एक सशक्तिकरण बोल सकते हो। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस, स्काई रूट, ध्रुव, ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कलाना और कवच 3.0 भारत के रणनीतिक रक्षा आधुनिकीकरण को समर्पित है ये। अब देखो, रक्षा के क्षेत्र में भी एआई बहुत जरूरी है।
चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्पेस के क्षेत्र में हो, चाहे मौसम संबंधी हो। एआई अब हर जगह आ चुका है। तो उसी को लेकर के हमने क्या किया है, 14 मई 2026, कब 14 मई 2026 नई दिल्ली को मानकसा सेंटर में आयोजित यह रक्षा मंत्रालय का एक तीसरा महत्वपूर्ण संकलन था। अब यहाँ इसकी मुख्य थीम क्या है, इसकी मुख्य थीम है जय के साथ आई स्क्वायर को आगे बढ़ाना। ठीक है, जय मीन्स संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार। एक ही बात है भैया, 2 बार आ गया, मेक इन इंडिया होनी चाहिए, बट इसमें 3 कर लो। इसके 3 कौन से हैं, संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार। ठीक है, आई स्क्वायर स्वदेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्वदेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है विकसित भारत 2047 कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक स्तर पर आगे लेके जाना, जिसको लेकर के कल्याण और कवच 3.0 पर क्या हुई है, एक महत्वपूर्ण रक्षा संस्करण है। नेक्स्ट आइए, अंतरिक्ष प्रणालियों और संचालन के लिए वैश्विक मानक, भारत की एक ऐतिहासिक मेजबानी। देखो भारत ने क्या किया, अभी न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली में 35वीं पूर्ण बैठक हुई है और भारत ने इस बार महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बैठक की मेजबानी की है। जब बात कभी मेजबानी की हो और भारत करे मेजबानी, एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चे, क्योंकि भारत में ये जो मेजबानी हुई है और इसकी जो मेन भूमिका क्या है, भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका इसमें बहुत है। इसे इन वैश्विक बैठकों का सफल आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, ISO TC 220 SC14 का परिचय देखते हैं। अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए मानक निर्धारण, यह उप समिति अंतरिक्ष संचालन और प्रणालियों से संबंधित वैश्विक मानकों को विकसित करती है। और इसमें कितने लोगों ने सदस्यता पाई है, 177 देशों की वैश्विक सदस्यता है इसमें। नेक्स्ट आइए, मिशन सना, भारत की स्ट्रेटोस्फेरिक सफलता बोल सकते हो। अब ये क्या है, एक बैलून है, दिख रहा है आपको। बैलून के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट पेलोड को ले करके वहां पर गया, यानी कि ये एक बैलून है जिसे हमने कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर पर लेके गए और वहां पे कुछ कमर्शियल पेलोड ले आके कुछ रिसर्च करना स्टार्ट किया। बच्चों मिशन की जानकारी की बात करें, 27 मई 2026 को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम से सफल उड़ान भरी थी। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा विकसित भारत का यह पहला सुपर प्रेशर बैलून है और यह बैलून सफलतापूर्वक 7 कमर्शियल पेलोड को पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर तक लेके गया था अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब जो वैश्विक पहल की बात करें, एलिट क्लब में भी ये प्रवेश कर गया है। भारत अब सुपर प्रेशर बैलून क्षमता में रखने वाले दुनिया के 5 शीर्षों में से शामिल हो गया है। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन जैसी महाशक्तियों की श्रेणी में आगे खड़ा है। नेक्स्ट आइए, भारत का वायु अस्त्र। भाई वायु अस्त्र, नाम कितना अच्छा है, वायु अस्त्र। भारत का क्या है, स्वदेशी स्मार्ट हथियार है। ये बेसिकली एक प्रकार का ड्रोन बोल सकते हो। ठीक है, अब ये ड्रोन क्या है कि किससे बना है, नीबे लिमिटेड के द्वारा विकसित उन्नत मारक क्षमता, सटीकता और तकनीकी विशेषता वाला एक हथियार बोल सकते हैं वायु अस्त्र। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये 100 किलोमीटर तक दूर मार कर सकता है, 10 किलोग्राम तक यह पेलोड यानी कि हथियार को ले जा सकता है। और अगर देखा जाए दिन में ये क्या है, 1 मीटर से भी कम की इसकी एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट ही बोल दो यार। और दूसरा अगर मैं बात को रात के समय में लगभग 2 मीटर है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमोट के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है, 70 किलोमीटर दूर तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इसमें खास बात ये है कि ये हमला रद्द करने और पुनः हमला करने की सुविधा है। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये गया और हमला करने वाला है और हो सकता है किसी कारणवश ये हमला ना कर पाए, लेकिन पुनः हमला करने में फिर से सक्षम है। रात में युद्ध करने की क्षमता है। इसमें इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा है ना लोटरिंग म्यूनिशन क्या होता है बच्चे, लोटरिंग म्यूनिशन का मतलब होता है कि जैसे ये लक्ष्य है, मान लो इस लक्ष्य के चारों तरफ घूम घूम के इसको मारेगा। लक्ष्य की पहचान करने और हमला करने से पहले यह युद्ध क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है। ध्यान रखिएगा, नीबे लिमिटेड के द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित
पोखरन राजस्थान और जोशीमठ उत्तराखंड में इसका सफल परीक्षण किया गया। इंडिया एआई और कारा एआई समावेशी एआई के लिए एक नई साझेदारी। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि एआई से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। इस बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया एआई मिशन और गैर लाभकारी संगठन कार्या भारत में एक समावेशी एआई का इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। अब भाई ऑब्वियसली सी बात है, एआई है तो सभी क्षेत्र पे काम करेगा। डेटा, तकनीक, क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत के एआई भविष्य को मजबूत करना, भाषा और मल्टी मॉडल डेटा सेट का विकास करना, एआई का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में अधिक सुलभता लेके आना। तो डेटा की गुणवत्ता और मानक मॉडल मूल्यांकन का ढांचा, ये सब बेसिक्स है, इसके कुछ पॉइंट है। सो आज का सेगमेंट हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज इस मई में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, है ना, कुछ ही करंट अफेयर्स थे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सो कैसी लगी ये क्लास आप कमेंट सेगमेंट में जरूर करके बताना। सो आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।